गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सेशन है और आप इसको मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 16 मार्क्स क्वेश्चन आउट ऑफ दिस इन द कमिंग जेई मेंस इन एडवांस, वेदर इज फॉर 2026 7 8 9 30। मतलब एक क्वेश्चन जो आउट है वो है क्रेमर्स रूल्स के बेस का क्वेश्चन। अब देखो, तुम डायरेक्टली क्रेमर्स रूल जो है वो जेई के सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब उसका एक रीजन है, अब यही बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि क्रेमर्स रूल का यूज जो है वो आप डेल्टा जीरो केस में भी करने लगते हो, और दैट्स द ओनली पोर्शन जहां पे जेई एडवांस आपको ट्रैप कर देता है और आपको जेल इन कर देता है। तो हम देखेंगे कैसे इस खतरनाक जेल से हम बाहर निकले। ठीक है, तो हम आउटसाइड दिस बार जाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टेक्निक के साथ, जिसमें क्रेमर्स रूल को हम क्रिमिनेट करेंगे और उसका एक बाईपास मेथड खोजेंगे, क्योंकि क्रेमर्स रूल जो है वो भौरे संबंध नहीं है। अब सबसे पहले बिफोर आई अटैक दिस टू ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, एक जो है वो जेई एडवांस 2018 से 23 से लिया गया है पहला प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम जो है वो जेई एडवांस 2018 से लिया गया है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पर एक बार फीलिंग जनरेट करो, आप पॉज करके सॉल्व करो। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो पूरी थियोरी को देखो, और देखो हम कैसे क्वेश्चंस को प्लेन्स के हेल्प से सॉल्व करेंगे। हम इसको विजुअलाइज करेंगे एज अ प्लेन, एंड देन विल ट्राई टू रिलेट विद दो सिचुएशंस और उसको सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले दे रखा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा रियल वर्ल्ड से बिलोंग कर रहे हैं तीन बंदे, तीन इक्वेशंस है, तीन नोन्स है एक्स वाई जेड। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, जिसमें से कुछ गिवन रिलेशंस हैं अल्फा बीटा गामा के बीच में। अब देखो, यूजुअली तीन पैरामीटर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन पैरामीटर दे दिए और आपको यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटली नो सॉल्यूशंस और कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में पूछा गया। बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रॉब्लम बेसिक पे। दूसरा क्वेश्चन मनमोहक क्वेश्चन है, एस इज द सेट ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिक्स सच दैट b1 b2 b3 रियल वर्ल्ड से बिलोंग कर रहे हैं। तीन इक्वेशन, तीन अननोन है। बोल रहा है ये जो सिस्टम है इसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा। एटलीस्ट एक सॉल्यूशन का क्या मतलब है भाई? इसका दो मतलब निकलने को मिलेगा, या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाए या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। एटलीस्ट वन में क्या होगा, या तो एक सॉल्यूशन हो, नहीं तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कब होगा, जब इन्फिनिटली मेनी। तो वहां से एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में बी वन बी टू बी थ्री का शायद कुछ रिलेशन आएगा। उस रिलेशन को यूज करके हमको बताना है ये जो चार ऑप्शन है, ये चार डिफरेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं, अब इसमें से किसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन गारंटीड है फॉर इच बी वन बी टू बी थ्री जो फैमिली एस से बिलोंग कर रहा है। भाई बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अब आमतौर पे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सेकंड क्वेश्चन पे, तो आपको निगेटिव मार्क्स आएगा अगर आप क्रेमर्स रूल लगाओगे, क्योंकि क्रेमर्स रूल का एक एक्सेप्शन है जो हम देखने वाले हैं इस टॉपिक्स में। अब चलो सबसे पहले हम देखते हैं क्रेमर्स रूल है क्या। तो हम रफली अगर देखें तो अपने पास अगर एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स d1, हमने दूसरा इक्वेशन आपके सामने रखा b2y प्लस c2z इक्वल्स d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स d3। अब चूंकि आप सभी को पता है और मैं थोड़ा यहाँ पे फील जनरेट करने वाला हूँ, सपोज अगर मैं एक डेल्टा कंसिडर करूँ आउट ऑफ नोवेयर, डेल्टा इज कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड, a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब देखो, अगर मैं इस डेल्टा को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो जादू होने वाला है। क्या होने वाला है? जादू। देखिए कैसे जादू होने वाला है। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँ तो x टाइम्स डेल्टा। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, या तो मैं x को इस पूरे रो से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर ये सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आखिरकार मेरे पास और ऑप्शन है जिंदगी में, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने का, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने का और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। लेकिन अपन यहाँ क्या करेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। रीजन है क्योंकि मेरे पास a1x a2x a3x दिख रहा है, इसीलिए मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। बहुत ही बढ़िया, b2 c2 b3 c3। अब आई एम बिकमिंग मोर ग्रीडी। अब कैसा लालच? अब लालच है जो a1x प्लस b1y प्लस c1z, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हम c1 को रिप्लेस कर सकते हैं c1 प्लस वाई टाइम्स ऑफ c2 प्लस जेड टाइम्स ऑफ c3। कॉलम वन को मैंने ऐसे रिप्लेस किया, तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z b1c1 प्लस c2z b2c2 a3x प्लस b3y प्लस c3z is b3c3। And now you can easily see
अब यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आया दैट का, वो ये एक्सप्रेशन तो कुछ नहीं है, d1 है, सो इट्स d1 b1 c1, d2 b2 c2 एंड d3 b3 c3। चलो अब इसको कुछ नामांकन करते हैं। आई एम कॉलिंग इट डेल्टा वन। डेल्टा वन क्या किया, ये डेल्टा जैसा ही दिख रहा है, ओनली द फर्स्ट कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय वन, रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट कॉलम is replaced by constant, is replaced by constant। तो अब देखो अपने पास एक ब्रांड न्यू फॉर्मूला बन गया, x डेल्टा जो है वो डेल्टा वन है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं y डेल्टा जो आएगा वो कुछ डेल्टा टू होगा। डेल्टा टू मतलब सेकंड कॉलम विल बी रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट, और z डेल्टा विल बी डेल्टा थ्री, द थर्ड कॉलम विल बी रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट। तो ये प्यारा सा रिजल्ट अपने पास देखने को मिला। अब देखो, अब अगर हम नेचर ऑफ सॉल्यूशंस का बात करें, अब मैं तुरंत नेचर ऑफ सॉल्यूशंस का बात करता हूँ, तो हमारे पास इस बड़े दुनिया में सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो कैपिटल डेल्टा जीरो हो, नॉन जीरो हो, या फिर डेल्टा जीरो। अब अगर कैपिटल डेल्टा नॉन जीरो हो तो हम डिवाइड कर सकते हैं इस डेल्टा से, और मेरा एक्स वाई जेड का वैल्यू जो है वो यूनिक आ जाएगा, इक्वल टू समथिंग वाई इक्वल समथिंग एंड जेड इज जेड। क्योंकि देखो अगर नीचे वाला नॉन जीरो है, मान लो नीचे वाला अगर डेल्टा 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, अब डेल्टा 1 जीरो भी है तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा जीरो। डेल्टा 2 मान लो 7 है तो ये 7/5 आ जाएगा। डेल्टा 3 मान लो जीरो है तो ये जीरो, तो एक यूनिक सॉल्यूशन आ गया। मतलब डेल्टा नॉन जीरो तो पक्का का पक्का यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक जगह पे एक ही ऐसा एक्स वाई जेड का वैल्यू आएगा जो ये थ्री इक्वेशंस, थ्री अननोन को सेटिस्फाई करने वाला है। अब देखो ये इक्वेशन को कितना सेटिस्फाई करेगा, इन्फिनाइटली मेनी, इसको भी इन्फिनाइटली मेनी, इसको भी इन्फिनाइटली मेनी, लेकिन एक साथ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाला है। अब सवाल है जो जब डेल्टा जीरो है तब क्या होने वाला, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस छत के नीचे दो केस हो सकता है, या तो डेल्टा जीरो, अब देखो डेल्टा जीरो होगा तो मेरा इक्वेशन कैसा दिखेगा, एक्स इंटू जीरो इज डेल्टा वन, वाई इंटू जीरो इज डेल्टा टू, एंड जेड इंटू जीरो इज डेल्टा थ्री। अब मजेदार बात है, अब मान लो एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री अगर जिंदा रहा, मींस दैट्स नॉन जीरो, तो फिर सिस्टम मरेगा विथ नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि अब मान लो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। अब अगर डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री में से कोई एक अगर नॉन जीरो है, मान लो सपोज डेल्टा वन का वैल्यू 5 आ गया, डेल्टा टू जीरो है, डेल्टा थ्री जीरो, तो मेरे पास पहला सिस्टम ही इनकंसिस्टेंट होगा, जीरो इक्वल टू 5। इसका मतलब इफ देयर इज सम एक्स वाई जेड विच सेटिस्फाई ऑल थ्री इक्वेशन साइमल्टेनियसली, इसका मतलब जीरो को 5 होना चाहिए। अब ये तो कभी होगा नहीं, इसका मतलब इस केस से मेरे पास क्या सॉल्यूशन आने वाला है, नो सॉल्यूशन। मतलब ये तीन इक्वेशन, तीन अननोन का ऐसा कोई एक्स वाई जेड एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते। अब ये चीज गारंटीड है, यहां तक क्रेमर्स रूल नेसेसरी और सफिशिएंट है। डेल्टा अगर नॉन जीरो हुआ तो गारंटीड यूनिक सॉल्यूशन है, उसमें कोई इफ और देन वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए, अगर एक भी इसमें से डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री नॉन जीरो हो गया तो हमको थप्पड़ लग गया और बेइज्जती हो गया। अब देखो भाई, कोई बोलेगा सर अगर दो डेल्टा वन 5 हो गया, डेल्टा टू 7 हो गया, तब तो घोर बेइज्जती है। अगर डेल्टा थ्री भी मान लो 9 हो गया, तब तो एक बार थप्पड़ लगा ही 0 = 5 से, फिर दूसरा एक्सप्रेशन भी थप्पड़ मार रहा है, तीसरा भी मार रहा है, भाई अब कितना थप्पड़ खाने पे सुधरोगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो आपका नॉन सॉल्यूशन गारंटीड है। लेकिन अब जो एक केस है वो बहुत ही क्रूशियल केस है, और जो अनफॉर्चुनेटली कुछ किताबों में भी और मोस्ट ऑफ द कोचिंग के सॉल्यूशंस में भी गलत देते हैं। देखो कैसे, जब अब एक ही केस बचा, जब डेल्टा कैपिटल डेल्टा तो जीरो है ही, साथ साथ डेल्टा वन भी डाई करेगा, डेल्टा टू भी मर गया और डेल्टा थ्री भी मर गया। इस केस में हम क्या कमेंट कर सकते हैं? अब देखो इस केस में आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते हो, नो कमेंट। अब कंप्लीटली साइलेंट रहो, सिर्फ इतना कमेंट कर सकते हो क्योंकि डेल्टा जीरो है तो या तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने वाला है या फिर यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। इससे ज्यादा कमेंट आप नहीं कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे हम अच्छे अच्छे पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं, वो प्लेन्स का पिक्चर है और उससे हम डिस्क्राइब करेंगे क्या होगा। सबसे पहले फील के लिए देखो, अगर कोई बच्चा फील लेना चाहता है, सर आप कैसे बोल सकते हैं, अगर मैं एक्सट्रीम केस लूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो ले लो, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू थ्री ले लो। अब देखो डेल्टा का वैल्यू जीरो है क्योंकि वन 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 वन, डेल्टा वन भी जीरो आ जाएगा, दो कॉलम सेम हो जाएगा। डेल्टा टू भी जीरो है, डेल्टा थ्री भी जीरो है, लेकिन कितना सॉल्यूशन है इस सिस्टम का, नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन है? क्योंकि सिस्टम ही इनकंसिस्टेंट है। ऐसा कोई एक्स वाई जेड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ब्रह्मांड में जो एक और जीरो को इक्वल कर दे और तीन को भी इक्वल कर दे।
एक तुम और एक्सट्रीम केस ले सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड 1 ले लो, 2x प्लस 2y प्लस 2z 2 ले लो, और x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 3 ले लो। फिर तुम देखोगे पहला दोनों इक्वेशन जो है वो सेम है, तो यहां से अगर आप डेल्टा फाइंड करोगे तो वो कितना आ गया, 0। ठीक, अगर आप डेल्टा 1 भी फाइंड करोगे तो भी देखोगे दो रो सेम है, ये 0 आ जाएगा। डेल्टा 2 भी फाइंड करोगे 0 आ जाएगा, डेल्टा 3 भी 0 आ गया। लेकिन आप देख सकते हो चूंकि ये सेकंड इक्वेशन जो है बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन है, तो दिस इज रिडंडेंट। ठीक, अब थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो नहीं सकता है, क्योंकि देखो दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग है, तो यहाँ से तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस गारंटीड। इसका मतलब इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, बस इतना शिक्षा मिला, इफ ऑल these deltas are zero I cannot guarantee whether it will be infinitely many solutions or unique or no solutions। यूनिक तो होगा नहीं बिकॉज, और नो सॉल्यूशंस, आई एम सॉरी, यूनिक तो सिर्फ डेल्टा नॉन जीरो केस। अब सवाल है हम कैसे फील करें, हाउ टू डिस्टिंग्विश। ठीक है, आज का लेक्चर का मतलब है, क्योंकि जो आपको बहुत जगह पे नहीं मिलता, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू केसेस। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, डेल्टा निकालेंगे नॉन जीरो करेंगे, नो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, डेल्टा निकालेंगे, और ऑल तीन डेल्टा में से अगर कोई एक भी नॉन जीरो होगा तो नो सॉल्यूशन है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ना हम लोग सिर्फ एक कैपिटल डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालना कभी कभी बहुत ही दर्द भरी दास्तां हो सकती है, तो हम उसे नहीं निकालते हैं और बाईपास मेथड करेंगे अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कमांड है कॉन्सेप्ट पे तो। और अगर इस कॉन्सेप्ट पे कमांड नहीं है ना, तो तुम पक्का एडवांस वाले क्वेश्चंस में तुम मिस्टेक कर ही दोगे, क्योंकि तुमको वो कॉन्फिडेंस ही जनरेट नहीं होगा, और ये आसान टॉपिक है। अब देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, जो अगर मैं प्लेन की बात करूं, तो यहाँ पे चलो मैं एक और पेज क्रिएट करता हूँ। ठीक, तो अगर मैं बात करूं x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4 का, एंड इफ आई टेल व्हाट डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, तो देखो R3 मींस 3D में ये जो बंदा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन्स को। अब जो बच्चे क्लास 11 में जिनको फील नहीं आ रहा है ये प्लेन को क्यों रिप्रेजेंट करेगा, आप बहुत ही आसानी से फील कर सकते हो। यू पुट z0, सो यू विल गेट अ लाइन ऑन ग्राउंड फ्लोर। तो इमेजिन ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, तो एक लाइन बनेगा तुम्हारे पास z0। फिर तुम अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, मान लो ये पहला वाला फ्लोर है, z इक्वल टू 1। अब z को अगर मैं 1 पुट करूँ तो मेरे पास x प्लस वाई 2 आएगा, तो अब देखो लाइन चेंज हो गया है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे एक दूसरा लाइन दिखेगा। सिमिलरली z इक्वल टू सेकेंड फ्लोर पे एक तीसरा लाइन दिखेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप देख सकते हो अगर आप इस सभी लाइन को कंबाइन करोगे, ठीक है ना, बिकॉज यू कैन टेक इवन z इक्वल टू 0.5, यू कैन टेक 0 इक्वल टू 0.7129 कंटिन्यूसली, तो ये आपको एक प्लेन वाला फीलिंग दे रहा है। तो इन जनरल आई कैन टेल ax, इन जनरल व्हाट वी कैन टेल, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d जो होगा वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है 3D में, रिप्रेजेंट्स प्लेन्स इन 3D। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा आप गारंटी कैसे बोल सकते हो ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा अगर ए बी सी डी रियल नंबर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 नहीं है, तब ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो ऐसा मैं क्यों बोला, अगर कोई बच्चा बोल दे 0x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू 1, सर ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं ये तो एम्प्टी सेट है। कोई बच्चा बोल दे सर 0x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये तो इंटायर R3 प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी सेटिस्फाई कर जाए, इसीलिए एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉन जीरो होना चाहिए। अगर हम बोले 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, तो ये बिल्कुल एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है 3D। क्या कर रहे हैं, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर। अब देखो, अब अगर तुम्हारे पास एक प्लेन है, मतलब एक तुम नोटबुक को इमेजिन करो वैसा, अगर तुम्हारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन, तो इस प्लेन का एक नॉर्मल होगा, इस प्लेन का क्या होगा बच्चों, एक नॉर्मल आपको दिखेगा। अब सवाल है हम ये नॉर्मल कैसे फाइंड करें, मतलब एक ऐसा वेक्टर होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। अब वो हम गारंटी कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप फिजिक्स से बेसिक वेक्टर्स जानते हो। देखो अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन पे हम 3 पॉइंट निकाल सकते हैं, x0 ले, y0 ले, z7 आ जाएगा 1 पॉइंट। अगर हम x को 7/2 ले लें, y को 0 ले, z को 0 ले, ये दूसरा पॉइंट आ गया। एक और पॉइंट तुम निकाल सकते हो, अगर 0x ले, y को 7 ले और z को 0, ये तीसरा पॉइंट हो गया। मतलब जैसे ही तुम्हारे पास 3 पॉइंट आ गया a b c, तुम जल्दी से क्या करो, एक वेक्टर बना लो,
बी माइनस ए, फिर एक वेक्टर बना लो सी माइनस ए, और अगर मैं बी माइनस ए एक वेक्टर बना लूँ और उसको अगर मैं सपोज ए वेक्टर बताऊँ, अगर इसको मैं ए वेक्टर बोलूँ, राइट, और इसको सी वेक्टर बोलूँ ए माइनस सी को, तो ए क्रॉस सी का जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वही मेरा नॉर्मल कैप होगा। अरे हाँ नहीं, अब यहाँ से ए वेक्टर जो है वो क्या है, हेड माइनस टेल, तो 7/2 आई कैप 0 जे कैप माइनस 7 के कैप। बी वेक्टर तुम्हारा आ गया, और सी वेक्टर जो भी आप बोलो, योर लाइफ योर चॉइस। सी वेक्टर यहाँ पे आ गया 0 7 माइनस 7। अब इस दोनों का क्रॉस लोगे ना तो तुम्हारे पास जो फाइनल जो एक वेक्टर आएगा वो आएगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब तुम कैसे समझोगे जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसको अगर डॉट करोगे इस वेक्टर से ए से और सी से तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब वी आर एबल टू गेट अ नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक है, हाँ अब क्या ये यूनिट वेक्टर होगा, क्या ए क्रॉस यूनिट वेक्टर होगा, नॉट नेसेसरली, लेकिन ये पक्का होगा जो ये जो भी वेक्टर होगा वेरी सरप्राइजिंगली यू विल सी दैट विल बी अ स्केलर वर्जन ऑफ 211 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब ये पैरेलल होगा इस वेक्टर से 211 से। इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर जो होगा उसमें अगर मैं लेमडा से मल्टीप्लाई करूं तो वो 211 आने वाला है। और इनडायरेक्टली आई कैन टेल लाइक 211 आल्सो सर्व्स एज अ नॉर्मल वेक्टर, सर्व्स एज नॉर्मल वेक्टर। अब समझ रहे, क्रॉस प्रोडक्ट से कुछ आंसर आएगा, अगर उसको तुम स्केल करोगे, मान लो 5 से मल्टीप्लाई करोगे और कुछ सुटेबल लेमडा से, तो तुम 211 रेशियो में ही आएगा। तब ये तो बहुत मजा आ गया। इसका मतलब अगर मैं आपको इक्वेशंस दे दूं 2x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू 1 और फील करने के लिए बताऊं ये कैसा प्लेन है, इफ आई आस्क यू टू फील what kind of plane is this, so just by equation you know at least one point on the plane। एक पॉइंट सपोज x0 y0 और z1/7, तुमको पता है ये प्लेन इस पॉइंट से गुजर रहा है। अब प्लेन का ओरिएंटेशन क्या होगा, इसके नॉर्मल भी तुमको पता है, इसका जो नॉर्मल होगा वो होगा 237 2y प्लस 3j प्लस 7। तो अगर तुमको पॉइंट पता है और पता है उसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में है तब तो प्लेन का ओरिएंटेशन फिक्स हो गया। तो आई होप अब आप इक्वेशन देख के ही प्लेन को पहचान लोगे, राइट। अगर कोई बोलेगा x इक्वल टू 1 कैसा दिखेगा 3D में, तो ये भी प्लेन है कि x इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हो, 1x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू 1। तो ये एक ऐसा प्लेन है जो किस पॉइंट से गुजर रहा है, x इक्वल टू 1 और y कुछ ले लो सपोज 1 0 0, और डायरेक्शन क्या है इसका, ठीक है, डायरेक्शन भी है अलोंग आई कैप, इसीलिए x इक्वल टू n 1 जो है वो प्लेन होगा पैरेलल टू वाई जेड एक्सिस, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, अब जबरदस्त शिक्षा मिला। अब देखो अगर मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन है तो ये तीनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो बेसिकली हम क्या करें, प्लेन 1 प्लेन 2 और प्लेन 3, इस तीन प्लेन को हमने सॉल्व कर रखा है। अब देखो अब तीन प्लेन क्या क्या ओरिएंटेशन में हो सकता है, तो मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ आपको समझाने के लिए। अब हमारे पास तीन प्लेन, क्योंकि वो तीन इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स प्लेन 1, सेकंड इक्वेशन रिप्रेजेंट्स प्लेन 2, थर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट्स प्लेन 3। अब देखो अगर डेल्टा मेरा नॉन जीरो है, अगर डेल्टा नॉन जीरो है, डेल्टा मतलब वो जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू था विच इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। नाउ हाउ आई कैन डिकोड दिस डिटर्मिनेंट विद दिस नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, क्योंकि डिटर्मिनेंट किस चीज से बना है, देखो ये प्लेन का नॉर्मल से, तो फर्स्ट प्लेन का अगर हम बात करें तो इसका नॉर्मल क्या होगा, a1 b1 c1, ये डायरेक्शन नॉर्मल का कोफिशिएंट जो होता है। सेकंड प्लेन का बात करें तो इसका नॉर्मल क्या होगा, a2 b2 c2, और थर्ड प्लेन का बात करें तो नॉर्मल क्या होगा, a3 b3 c3। अब देखो अगर तीन वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में है, अगर मान लो मेरे पास तीन वेक्टर्स है और अगर कोप्लेनर है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको n1 वेक्टर करूँ, a1 b1 c1 को मैं बता रहा हूँ n1 नॉर्मल n1, a2 b2 c2 को लेट से n2 और a3 b3 c3 को n3। अब मान लो मेरे पास तीन वेक्टर्स है n1 n2 और n3। इन जनरल आई एम नॉट टेलिंग दीज वेक्टर्स आर नॉर्मल टू सम प्लेन, ठीक है। ये तीन वेक्टर्स है n1 n2 और n3। अगर ये पकड़ो, अगर ये पकड़ो एक प्लेन में है, कोप्लेनर है, तो हम बोल सकते हैं कोई भी दो का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, n1 क्रॉस n2 का सपोज मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस प्लेन कंटेनिंग n1 n2 n3 से।
और उसका डॉट अगर हम तीसरे से लेंगे तो स्वाहा हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर 0। अब n1 क्रॉस n2 डॉट n3 क्या होगा? अब n1 क्रॉस n2 क्या आता है? देखो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 और i j k ऐसा दिखेगा। और इसको अगर डॉट करोगे तो ये तो एक वेक्टर निकलने वाला है, राइट। इसको डॉट करेंगे a3 b3 c3 से। हम i j k यहाँ पे जानबूझ के नहीं ले रहे हैं, टाइम सेव करने के। तो अब देखो यहाँ से आएगा क्या, आपको पता है i का आएगा कोएफिशिएंट b1 c2 माइनस b2 c1 टाइम्स i क्या, ऐसे फिर जे के उसका डॉट कर रहे हो क्या, a1 b a3 b3 c3 से। अब अगर आप इसका डॉट को जीरो कर रहे हो दोस्तों, अगर इसके डॉट प्रोडक्ट को, मैं इसको आपको पूरा फील दे देता हूँ, आराम से देखो तुम्हारा वेक्टर्स 3D भी खत्म होगा इससे। अगर इस डॉट को जीरो करते हो तो इसके साथ क्या घटना घटा, क्योंकि आई कैप आई वाले के साथ जाएगा तो a3 हो जाएगा, क्योंकि a3 का क्या मतलब a3 आई कैप। तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा b1 c2 माइनस b2 c1 टाइम्स a3, एज इफ कोई मैजिकली आई कैप को a3 से रिप्लेस कर दिया। फिर दूसरा एक्सप्रेशन बनेगा b3 टाइम्स जो बचे हुआ है, तीसरा c3 टाइम्स दिस बचे हुआ इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्टली क्या है, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कैपिटल डेल्टा है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो सिग्निफाई कर रहा है n1 n2 n3 सेम प्लेन में है या नहीं है। क्योंकि डेल्टा जीरो का मतलब है n1 n2 और n3 ये तीनों वेक्टर जो है, जो प्लेन का नॉर्मल है वो कोप्लेनर होगा, एक ही प्लेन में है, इसीलिए दो के क्रॉस से का डॉट जीरो होगा। और अगर डेल्टा नॉन जीरो हुआ इसका मतलब वो सेम प्लेन में नहीं है, सेम प्लेन में नहीं, मतलब तीनों का तीनों नॉर्मल जो है वो अलग प्लेन में, देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेन इन विच दोस थ्री नॉर्मल्स कैन रिसाइड। तो अब देखो, अब मजा क्या आया ना, अब मजा क्या आ गया, अगर मेरा डेल्टा नॉन जीरो केस है तो देखो तीनों नॉर्मल सेम प्लेन में नहीं होगा, तो ऐसा पिक्चर बनेगा, दैट्स व्हाई इट्स गिविंग यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि देखो अगर तीनों प्लेन ऐसा है, ये सपोज P1 है, ये P2 है और यहाँ आप देख रहे हो P3 है, अब देख सकते हो इस प्लेन का नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका इसके परपेंडिकुलर होगा। अब दोनों नॉर्मल एक प्लेन में है, लेकिन थर्ड नॉर्मल इसके आउट ऑफ द प्लेन हो गया, आउट ऑफ द प्लेन। तब क्या होगा, अगर तीनों नॉर्मल एक प्लेन में नहीं है तो पक्का डेल्टा नॉन जीरो होगा, क्योंकि दो का क्रॉस थर्ड के डॉट से मरेगा ही नहीं। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दो प्लेन जो होगा, अगर हम कोई भी दो प्लेन देखें, डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट ऑन अ सिंगल लाइन। व्हाई दे विल इंटरसेक्ट ऑन अ सिंगल लाइन? क्योंकि इसमें से कोई भी दो प्लेन पैरेलल है नहीं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन के लिए तीनों का तीनों प्लेन जो है उसका नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए। तो दो प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा और तीसरा प्लेन जो होगा एग्जैक्टली उसको, उस लाइन को एक पॉइंट पे कट करेगा। सो यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपको ऐसा पिक्चर मिलेगा। कैसा पिक्चर मिलेगा, देखो दो प्लेन जो है वो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे कट कर रहा था, जैसे ये और ये प्लेन को हम देखें तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे कट कर रहा था। और तीसरा देखो ये जो पत्ती जो आया ये एग्जैक्टली इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है, शायद आप फील कर लीजिए, ठीक। दैट दिस पॉइंट, सिंगल पॉइंट is the common point lying on all the three. That's why delta non equal to 0 will definitely give you a solution. There is no way out. आई गेस आपको पूरा समझने को मिला। अब सवाल है जो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशंस कैसे आएगा। तो पहले हम देखते हैं नो सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो ये तो सिंपल है बाबू, अगर तीनों प्लेन पैरेलल हो गया तो अब देखो, अब इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल जो है वो सेम है, सेम है या फिर इसका स्केलिंग फैक्टर है। लाइक अगर नॉर्मल होगा 1 2 3 तो वो हो जाएगा 1 2 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 1 2 3 इंटू -7। तो अब तो चूंकि ये पैरेलल प्लेन है, ठीक है, तो एलएचएस में अगर देखोगे एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल होगा, ठीक, एक्स वाई जेड का प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, तो प्लेन्स पैरेलल है तो इसका एम्प्टी सेट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब अगर दो प्लेन पैरेलल है, देखो ये प्लेन 1 प्लेन 2 पैरेलल है और थर्ड प्लेन अगर उसका डायरेक्शन अलग भी है, मतलब मेरा n1 और n2 दो कोफिशिएंट जो है होगा इक्वेशन का वो प्रोपोर्शन में है, इस दो प्लेन पैरेलल है और थर्ड जो है वो पैरेलल नहीं है, तो स्टिल दे विल हैव नो कॉमन सॉल्यूशन, तो यहाँ से भी नो सॉल्यूशन आएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और ये बहुत ही जेई का फेवरेट है जिससे नो सॉल्यूशन आएगा। जब देखो तीनों का तीनों प्लेन जो है वो पैरेलल नहीं है, इसमें से नो टू आर पैरेलल, ये केस जो है जब प्रिज्म बना रहा है तो नो टू आर पैरेलल, फिर भी दे डोंट हैव एनी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब कैसे,
क्योंकि देखो पहला का अगर तुम नॉर्मल देखोगे तो इधर जा रहा है, दूसरा का नॉर्मल अगर तुम देखोगे दूसरा प्लेन का नीचे आ रहा है, और तीसरा का नॉर्मल ऊपर जा रहा है। लेकिन देखो स्टिल ये तीनों का तीनों नॉर्मल जो है वो सेम प्लेन में है। आप ऐसा बोल सकते हो ये तीनों का तीनों नॉर्मल इस वाले प्लेन में बैठा हुआ है। इस वाले प्लेन में बैठा हुआ है भाई, ये वाले प्लेन में। लेट मी हैश इट प्रॉपर्ली। देखो ये वाला प्लेन में जो है वो तीनों का तीनों नॉर्मल बैठा हुआ है। कैसे? फिर से मैं दिखा रहा हूँ। आप अगर मैं फर्स्ट इसका नॉर्मल देखूँ, अगर इसका नॉर्मल देखूँ तो आप देखो इधर है, दूसरे का नॉर्मल अगर देखो तो इधर है, और तीसरे का नॉर्मल अगर हम दिखाऊँ ये वाले का इधर है। तो आप देख सकते हो नॉर्मल खुद जो है ये नॉर्मल वो कोप्लेनर है। तो ऑल द नॉर्मल्स आर कोप्लेनर है, स्टिल यहाँ पे नो सॉल्यूशंस है। अब ऐसा क्यों हुआ? नॉर्मल्स तो कोप्लेनर है, लेकिन आई कैन नॉट राइट वन प्लेन एज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। अब देखो, अब इस सिचुएशन प्रिज्म वाले सिचुएशन और इस सिचुएशन में क्या अंतर है? यहाँ पे भी नॉर्मल कोप्लेनर है, यहाँ पे भी नॉर्मल कोप्लेनर है। अब क्यों? क्योंकि तीनों का प्लेन जो है वो तीनों का तीनों प्लेन एक सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इट हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है। तो इस प्लेन पे हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है, मतलब उस लाइन पे कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। फिर अगर कोई बात बोलेगा जो तब नॉर्मल का क्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे नॉर्मल तुम देखोगे, यहाँ पे नॉर्मल देखोगे और यहाँ पे नॉर्मल देखोगे, तो फिर तुम एक प्लेन में रख सकते हो। वो तो तुम ऐसा भी सोच सकते हो, ये n1 जो है वो इस लाइन के साथ जीरो बना रहा है, n2 भी इस, मान लो ये कॉमन लाइन का डायरेक्शन अगर सपोज a है, n1 जो है वो a के साथ जीरो मर रहा है, डॉट प्रोडक्ट। n2 जो है वो भी a के साथ मर रहा है, n3 जो है वो भी a के साथ मर रहा है। तो अगर एक वेक्टर के का तीन परपेंडिकुलर है, अगर एक वेक्टर के साथ n1 n2 n3 तीनों परपेंडिकुलर है और आपस में दो सेम नहीं है, तो इसका मतलब n1 n2 n3 जो है वो पक्का सेम प्लेन में रहा होगा। अब देखो कितना मस्त लॉजिक हम तुमको दे दिए, राइट? क्योंकि अगर एक लाइन एग्जिस्ट करता है इस तीनों प्लेन पे, तो वो सपोज ये लाइन का डायरेक्शन ए है, अगर ए डायरेक्शन में एक वेक्टर ले तो वो तीनों डायरेक्शन के साथ मरेगा, तो वो तीनों डायरेक्शन को कोप्लेनर एक प्लेन में होना ही होगा। नहीं तो 3D में एक लाइन से अगर तीन लाइन परपेंडिकुलर है एक लाइन पे, तो वो तीनों म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो ही नहीं सकता है, या फिर वो तीनों का तीनों को एक प्लेन में रहना ही होगा। Because you can uniquely write a vector as a linear combination of other three coplanar vectors in three other three coplanar vectors। अब यहां से एक बहुत ही खूबसूरती नजर आया। अब क्या नजर आया ना, देखो जब डेल्टा जीरो है तो अगर मेरे पास इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है और यूनिक सॉल्यूशन है, उसको इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, उसको हम प्रिज्म और ये सिस्टम ऑफ प्लेन से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। हम कैसे बोलेंगे डेल्टा जीरो है और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है? अगर ये वाला कंडीशन आएगा तब डेल्टा जीरो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। डेल्टा जीरो है और नो सॉल्यूशन है, तो या तो ये वाला कंडीशन आएगा, नहीं तो ये वाला कंडीशन आएगा, नहीं तो ये एक्सट्रीम कंडीशन आएगा। अब ये दोनों कंडीशंस इजी है, क्यों? क्योंकि हम इक्वेशन को देख के ही बोल सकते हैं क्या दो प्लेन पैरेलल है। पैरेलल कब होगा? जब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स जो होगा, जब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड या फिर नॉर्मल वेक्टर जो है वो प्रोपोर्शन में होगा। एन आई विल बी लैम्डा टाइम्स एन जे। आई जे कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इवन इफ एक वेक्टर जो है वो दूसरे के प्रोपोर्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, देखो n1 n2 n3 तो कोप्लेनर है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, n1 को हम कुछ लेमडा n2 प्लस म्यू n3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई कैन राइट वन वेक्टर एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू बिकॉज ऑफ कोप्लेनरिटी। ठीक, लेकिन प्लेन्स को हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेन P1 जो है उसको हम नहीं लिख सकते लैम्डा टाइम्स P2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ P3। तो भले ही LHS जो है वो इस फॉर्म में लिखा सकता है, लेकिन जो कांस्टेंट है वो उस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, दैट्स वाई इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अगर कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आप कोई भी प्लेन के इक्वेशंस को लिख सकते हो लैम्डा P1 प्लस म्यू P2 इक्वल्स P3। तो आप एक प्लेन को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो बोथ इन टर्म्स ऑफ ये कॉफिशिएंट्स, मतलब ये जो नॉर्मल वेक्टर है A3 B3 C3, इसको भी तुम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, और सेम लीनियर कॉम्बिनेशन में D3 भी लिखा जाएगा। इसका मतलब एक इक्वेशंस जो है, एक जो थर्ड इक्वेशंस है या सेकंड या फर्स्ट हो, वो दूसरे दोनों बाकी दोनों इक्वेशन से डिपेंडेंट है। इसका मतलब इसमें से एक रिडंडेंट हो गया, रिडंडेंट। अब जैसे ही रिडंडेंट हो गया ऑफ नो यूज, तो दो इक्वेशन दो अननोन है और आपस में वो पैरेलल है नहीं,
ठीक है, तो डेफिनेटली इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस लेके रहेगा। तो ये था पूरा इसका डिस्कशन। अब देखो हम इस डिस्कशन पे ना क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, इस डिस्कशन पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम ये क्वेश्चन बताते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और फिर आपको सॉल्व करेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे एक बार और देख लो, समरी लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप समरी देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, पहले तो आप चेक करो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो प्लेन्स यूनिक पॉइंट पे मीट करेगा। अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो प्लेन्स डू नॉट मीट एट यूनिक पॉइंट। तो अब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप तो निकाल सकते हो। अगर जीरो है तो फिर दो तरीका है, या तो आप गॉसियन एलिमिनेशन करो जो मैं एक क्वेश्चन में बताऊंगा, या तो एक इक्वेशन दूसरे के मल्टीपल्स हो प्लेन के इक्वेशन, तो फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। इक्वेशंस अगर मल्टीपल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा, या फिर प्लेन्स पैरेलल हो सकता है, प्रिज्म जैसा ऐसे बना सकता है, फिर भी नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो वो मल्टीपल है तो प्लेन्स पैरेलल हो सकता है, या फिर इनकंसिस्टेंट हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ट्रेंगुलर प्रिज्म बना सकता है। ठीक है, इन प्रैक्टिस यू कैन टू चेक वेदर प्लेन्स आर पैरेलल फर्स्ट। तो वही मैं आपको अभी जो बता रहा था उसी का ये समरी था। अब देखो उसको मैं कैसे यूज करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन सोचते हैं, समझते हैं। एस जो दे रखा है, एस दैट इज set of all column matrices b1 b2 b3 so that b1 b2 b3 रियल नंबर है एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो इस सिस्टम को हम अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो -2 5, आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट गिवन इन मैट्रिक्स फॉर्म। जब उसको ब्यूटीफुल लुक देना था क्वेश्चन को तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना चाहिए था। तो दिस इनटू एक्स वाई जेड इक्वल टू b1 b2 b3। तो बोल रहा है एस जो है वो सेट है, मतलब एस क्या है, कलेक्शंस ऑफ ऑल वो b1 b2 b3 टाइप का रियल नंबर से कॉलम वेक्टर से, सो दैट इसका साथ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। इट है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ इस इक्वेशन का? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान दो यहाँ तक, बाद में क्या पूछ रहा है वो तो बाद में देखेंगे। अब अगर इस इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, मतलब या तो नो सॉल्यूशन होने वाला है, सॉरी, या तो यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है या इन्फिनिटली मेनी होने वाला है, राइट? या तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और इन्फिनिटली मेनी होगा। नो सॉल्यूशन होगा तब तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा। हम कैसे चेक करें इसका यूनिक सॉल्यूशन है इन्फिनिटली मेनी है? अब क्वेश्चन में मजा है क्योंकि आपको कॉफिशिएंट ऑलरेडी, कॉफिशिएंट वाला जो डेल्टा है वो दिया हुआ है। डेल्टा हम तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 -4 3 1 -2। अगर मैं डेल्टा कैलकुलेट करूं तो इसका वैल्यू आया -1 टाइम्स -8 + 6, प्यार से करो, -2 टाइम्स 4 -3 + 5 टाइम्स -4 + 4 3 0। ये हो गया तुम्हारे पास 2 और ये 1 -2। अब मजा आ गया। अब क्या हुआ भाई, अब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन बोल रखा था और हमने देखा जो डेल्टा है इसका 0 है, तो अब ये यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता है। ठीक, क्योंकि डेल्टा 0 है और मुझे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन चाहिए, इट मीन्स हमको b1 b2 b3 में ऐसा रिलेशन चाहिए जिससे हमको इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आ जाए। अब सवाल है क्या डेल्टा इक्वल टू 0 गारंटी करेगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन? नहीं, यहां से तो कुछ भी आ सकता है। डेल्टा इक्वल टू 0 कैन गिव नो सॉल्यूशन। वो तो डिपेंड करता है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 पे। अगर उसमें से कोई एक भी नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटली सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशंस के लिए अब हम कैसे इसमें काम करें? तो अब देखो, अब जो हमारा प्लेन वाला कॉन्सेप्ट है कैसे इसमें अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आपको पता है अगर डेल्टा 0 और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए? देखो, या तो दो प्लेन कोइंसाइड कर जाए और तीसरा कहीं रहे तो फिर दे हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होने लगे, या फिर तीनों का तीनों प्लेन कोइंसाइड कर जाए तब पर भी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, मोस्ट एक्सट्रीम केस। या एक बहुत ही शानदार केस है जिसमें इन्फिनिटली मेनी आएगा जब ये लीफ ऑफ बुक, मतलब नोटबुक का 3 पेज जैसा बिहेव करे, दो प्लेन जो हो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करे और तीसरा प्लेन भी इसी लाइन से पास कर जाए, मतलब तीनों का तीनों प्लेन जो वो एक कॉमन लाइन पे इंटरसेक्ट करे। सो ओनली 3 केसेस देयर फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो पहले हम चेक कर लेंगे ये दोनों केस, क्या इस इक्वेशन में ऐसा है कि दो दो प्लेन जो है कॉन्साइड कर रहा है। दो प्लेन कॉन्साइड करेगा मतलब दो इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, दोनों का नॉर्मल जो है सेम है। अब देखो पहला का नॉर्मल क्या है, -1 2 5, दूसरा का नॉर्मल है 2 -4 3। क्या ये सेम रेशियो में है? क्या n1 वेक्टर इज सम लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर?
नहीं, क्योंकि रेशियो ही अलग है। -1/2 इज -1/2 बट दैट्स 5/3, ये तो गलत बात है। तो ये तो पक्का है, जो ये प्लेन है और ये प्लेन जो है, अगर मैं इसको फर्स्ट प्लेन बोलूँ, सेकेंड प्लेन बोलूँगा, थर्ड प्लेन बोलूँ, ठीक, तो ये दोनों क्या होने वाला है, ये दोनों प्लेन जो होने वाला है वो पैरेलल नहीं है। अब अगर दो पैरेलल नहीं है तो तीनों कैसे पैरेलल होगा, तीनों कैसे सेम हो जाएगा, ये कंडीशन भी नहीं है। ठीक, दो कॉन्साइड कर ही नहीं रहा है तो तीन कैसे कॉन्साइड करेगा। और यहाँ से भी देख सकते हो, ये 2/1 -4/2 और 3/2, ये भी n3 के साथ भी n2 पैरेलल नहीं है। मतलब ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में। तो अब ये वाले क्वेश्चन में एक ही पॉसिबिलिटी है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का, वो पॉसिबिलिटी है अगर एक प्लेन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए। अब समझ रहे हो कितना बेहतरीन तरीके से हमने फुल कॉन्फिडेंस से डिफेंड किया। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, मतलब मैं कोई भी एक प्लेन ले लूँ, जैसे मान लो अगर मैं P3 को मैं लिख सकता हूँ कुछ लेमडा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ P2, so this will be necessary and sufficient condition for infinitely many solution। तो अब P3 क्या है, P3 का अगर मैं कोफिशिएंट देखूं तो लेमडा टाइम्स P1, तो लेमडा टाइम्स P1 क्या है, -x प्लस 2y प्लस 5z माइनस B1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ P2 2x माइनस 4y प्लस 3z। जब प्लेन का इक्वेशन लिख रहा हूँ तो सबको मैं एक साइड लिख रहा हूँ, इक्वल टू P3, तो इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 2z माइनस। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कितने इक्वेशन बनेंगे, लेमडा और म्यू में 4 इक्वेशन बनेंगे। तो हम पहला 3 से लेमडा म्यू फाइंड करेंगे और उसको लास्ट में रख देंगे। तो अब पहला इक्वेशन जो बना है वो बन रहा है माइनस लेमडा, ध्यान से देखना, प्लस 2 म्यू इक्वल टू 1। दूसरा बन रहा है 2 लेमडा वाई में -4 म्यू इक्वल्स -2। और तीसरा बन रहा है 5 लेमडा और प्लस 3 म्यू इक्वल्स 2। और जो चौथा अपने पास बनेगा वो माइनस लेमडा B1 और माइनस म्यू B2 इक्वल टू माइनस B3। ठीक, तो अगर अगर ये इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो एक ऐसा लेमडा और म्यू एग्जिस्ट करना चाहिए जो इस चारों को सेटिस्फाई कर दे। अब देखो पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो लेमडा -2 म्यू इक्वल टू -1, भाई -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेमडा प्लस 2 म्यू इज 1। तो ये सेकंड इक्वेशन तो बकवास था, मतलब रिडंडेंट है, कोई यूज का नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन के ही बराबर है। ठीक, अब देखो ये थर्ड इक्वेशन है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक, तो अगर मैं पहला को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 लेमडा, ये 10 म्यू 5 हो जाए, ऐड कर दीजिए 13 म्यू इक्वल टू 7, तो म्यू इक्वल टू 7/13, करेक्ट। अगर म्यू 7/13 है तो तुम्हारे पास क्या था, माइनस लेमडा प्लस 2 म्यू, सो प्लस 14/13 इक्वल टू 5। नो, इक्वल टू 1 था, सॉरी, इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो मेरा लेमडा का वैल्यू मिल रहा है वो 14/13 -1 मीन्स 1/13। तो मज़ा आ गया, लेमडा आ गया मेरे पास 1/13 और म्यू आ गया 7/13। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात, कोई दिक्कत। अब देखो लेमडा अगर 1/13 है और म्यू 7/13 है तो उस केस में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि एक प्लेन को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। अब दोनों का वैल्यू दे दो तो -B1/13 और -7/13 इज इक्वल टू -B3 आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास B1 प्लस 7B2 जो आया वो 13B3, ये कंडीशन देखने को मिली। तो अगर इसका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो B1 प्लस 7B2 13। अब तुम बोलोगे सर ये तो आप बहुत लंबा सॉल्यूशन कर दिए। भाई हम बहुत लंबा नहीं किए, इक्वेशंस देखे, यहाँ पे देखो एनालाइज किए, इसको तुरंत ओमिट किए बाय ऑब्जर्वेशन और एक लीनियर कॉम्बिनेशन में भेज के सॉल्व कर दिए। अब तुम बोलोगे नहीं ऐसे तो अच्छा हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल के करते हैं। अब देखो यही तो प्रॉब्लम है वो कोचिंग वाले सॉल्यूशंस में, क्योंकि उन्होंने डेल्टा 1 को 0, डेल्टा 2 को 0 और डेल्टा 3 को 0 रखा है, राइट।
डेल्टा को भी 0 रखा है और डायरेक्टली बोल दिया बिना कोई जस्टिफिकेशन के, जो इस केस में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएगा। आप कैसे श्योर हैं जो ये नो सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा? अब देखो, अब तुम उसमें भी श्योर हो सकते हो, लेकिन आपको एनालाइज करना होगा जो वो प्रिज्म जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि अब सब डेल्टा होने के बावजूद भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है तीन प्लेन का, दिस रिप्रेजेंट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ये भी लाइन ऑफ कहीं पे नहीं मिलेगा। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना, जो तुम एक प्लेन को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हो, मतलब भले ही इसके कॉफिशिएंट को लिख सकते हो, ये वाला पार्ट को लिख सकते हो प्रिज्म में इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, लेकिन आरएचएस पार्ट सेम कॉम्बिनेशन में नहीं रहेगा, इसीलिए इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल तो अभी भी डेल्टा 0 है, तो नॉर्मल को आई कैन राइट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, लेकिन उसी लीनियर कॉम्बिनेशन में आप b1 b2 b3 को नहीं लिख सकते हो, तो इनकंसिस्टेंसी हो जाता है नो सॉल्यूशंस वाले केस। जैसे मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 3 से, और अगर ये 4 आ जाए, तो फिर इसी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें इसको 3 से, तो ये नहीं आएगा। अगर वो आ गया तो इन्फिनिटली में नहीं हो जाएगा, अगर वो नहीं आया तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। वही बस फंडामेंटल है। अब देखो, जब ये हो गया b1 प्लस 7 b2 इज 13 b3, अब इस कंडीशंस में जो है, अब हम कैसे इस बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर ईच b1 b2 b3। तो सबसे पहले एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए अगर मेरे पास डेट 0 हो जाए, तब तो डायरेक्टली उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन ए को अगर मैं पकड़ूं, इसका डेट क्या है 1 2 3 और x0 4 5 और 1 2 6 है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, यहीं से कर दो 1 इंटू 24 माइनस 10, जीरो वाला गया, प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 इंटू 10 माइनस 12। तो आप देख सकते हो ये तो नॉन जीरो है, तो चूंकि इसका डेट नॉन जीरो है ऑप्शन ए में, तो नो मैटर तुम क्या b1 b2 b3 कुछ भी ले लो भाई, उसको तो मतलब ही नहीं है ये इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि डेट ए ही नॉन जीरो हो गया, राइट। तो डेट ए अगर नॉन जीरो है तो ऑप्शन ए का तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ही फॉर इच b1 b2 b3, नॉट ओनली विच सेटिस्फाई दिस बट आल्सो फॉर एनी b1 b2 b3 इवन इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंस्ट्रेंट, राइट। तो ऑप्शन ए तो इंडिपेंडेंटली यूनिक सॉल्यूशन, ऑलवेज इट विल गिव सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देगा ही, कोई भी तुम b1 b2 उठाओ, इनफैक्ट सेट से उठाओ ना उठाओ कोई मतलब नहीं। सिमिलरली ऑप्शन डी अगर देखोगे तो 1 2 5 और 0 2 3 और 1 4 माइनस 5, इसका भी डेल्टा जाने वाला है, देखो -10 और -12, और यहाँ से आएगा 6 ये भी डेल्टा नॉन जीरो है, इसका मतलब ये भी यूनिक सॉल्यूशन देगा नो मैटर व्हाट b1 b2 b3 आप उठा रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए और डी तो सही है। चलो अब अगर हम ऑप्शन सी का बात करते हैं, ऑप्शन बी और सी पे चलते हैं। तो अगर हम ऑप्शन सी का बात करें तो मेरे पास -1 2 -5 आया, 2 -4 10 आया, और 1 -2 5 आया। अब इसका अगर हम डेल्टा देखें, इसका हम डेल्टा देखें तो क्या आने वाला है, अब ये 0 आने वाला है। अब क्यों देख सकते हो हम डायरेक्टली कैसे ऑब्जर्व किए, क्योंकि 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये 1 -2 और 5 आएगा। अब अगर हम -1 कॉमन लें तो -1 2 -5 आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि सेकेंड रो पहला का लीनियरली प्रोपोर्शन है, आप देख रहे हो, बस आ गया हमारा जो अभी तक का प्रवचन बोले वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। 2 -4 और 10 था। अब क्या हुआ है ना, अब यहाँ तो डेल्टा 0 हो गया, अब डेल्टा 0 हो गया तो अब यहाँ पे हम कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या, बताइए। यहाँ पे आप कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या कमेंट कर सकते हो, अब भी मेरे पास 3 प्लेन है, ध्यान दो, मेरे पास एक प्लेन है -x प्लस 2y b1, 2x माइनस 4y प्लस 10z इज b2, x माइनस 2y प्लस 5z b3। तो अब ये कौन सिचुएशंस में आ रहा है, अब ये कौन सिचुएशन में आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे -2 कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे -2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा -x प्लस 2y माइनस 5z इक्वल टू -b2/2। तो अब देखो, अब इस दोनों इक्वेशन का क्या बिटी है, डेल्टा जो 0 होने वाला है। अब अगर ये इसके पास आई वांट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो डेल्टा 0 पे या तो ये नो सॉल्यूशन देगा और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मुझे इस रास्ते अब जाना है, आई डू नॉट वांट नो सॉल्यूशन, तो मुझे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब डेल्टा 0 में अगर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहा है तो मेरे पास अब फिर से वही केस है भाई, या तो तीनों प्लेन सेम हो जाए, या फिर दो प्लेन जो है वो सेम हो जाए और तीसरा कहीं कट कर जाए, या फिर एक जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए
दूसरे का। हम देखते हैं क्या तीनों प्लेन सेम है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 -2 1 -2 और 5 है। 1 -2, अरे भाई ये तो मजेदार आ रहा है, ये भी 1 -2 5 है, ये भी 1 -2 5 है। ये तो आपके साथ बहुत ही खतरनाक गेम खेल दिया, क्योंकि ये तीनों का तीनों प्लेन जो है, इसको भी अगर पहले को तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, पहला इक्वेशन क्या है, 1 -2 और 5 इक्वल टू -b1, दूसरा भी 1 -2 और +5, ऐसे मैं कर सकता हूँ, इस b2/2, और तीसरा है 1 -2 5 b3। अब ये तो तीनों का तीनों प्लेन पैरेलल है भाई, ठीक है, तो ये तो ऐसा वाला केस आ गया ना, ये तीनों का तीनों प्लेन अगर पैरेलल है तो एक पे दूसरा है और तीसरा है, ये वाला केस आ गया, राइट। तो अब एक ही केस है जो इसका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, कब आएगा, जब आर एस जो है आर एच एस वो सेम हो जाएगा, ये है ना, क्योंकि अब सॉल्यूशंस लाने के लिए आर एच एस को भी सेम होना होगा, इसका मतलब बी वन जो है उसको बी टू होना होगा, b2/2 होना होगा, और इसको b3 होना होगा। इसी कंडीशंस में जो है वो इसका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएगा, क्योंकि अगर b1 और b2 बराबर b2/2 बराबर नहीं हुआ, सपोज b1 अगर कुछ हो गया, b1 इज नॉट इक्वल टू b2/2, तब तो ये दोनों में डिस्टेंस हो जाएगा, फिर देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है b1 + 7 b2 + 13 b3 इज नॉट सफिशिएंट टू कंक्लूड ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट, बिकॉज वी वांट फॉर एवरी b1 b2 बिलोंग्स टू s, ऐसा बहुत b1 b2 b3 होगा s में जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, b1 इज इक्वल टू b2 2 बाई इक्वल टू b3, तो उस केस में तो ये थर्ड वाला इक्वेशन देगा, वो नो सॉल्यूशन देने लगेगा। तो वो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर ईच पेयर, तो ऑप्शन सी गलत है, राइट, ऑप्शन सी आपका जो है वो गलत आ गया। अब देखो ऑप्शन बी क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन सी जो है वो नो सॉल्यूशंस दे सकता है। अब ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन बी की बात करूं, तो फिर मुझे 1 1 3 और देखो 5 2 6 और -2 -1 -3, राइट, ये इसका कॉफिशिएंट है, ये अगर मैं n1 n2 n3 वेक्टर, फिर देखो ये क्या n1 वेक्टर n2 से प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल नहीं, n2 n3 से प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल नहीं। तो अब ये तीनों का तीनों जो प्लेन है, ठीक है, अब इसका डेल्टा क्या होगा, तो डेल्टा 1 1 3 5 2 6 -2 -1 3, इसका मैं डेल्टा चेक कर लेता हूँ, 1 टाइम्स ये -3 है ना, -1 -3, 1 टाइम्स -6 + 6, तो ये तो गया, -1 टाइम्स -15 + 12 प्लस माइनस प्लस प्लस 3 टाइम्स -5 + 4 -1, ये देखो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -3, वाह क्या क्वेश्चन बनाया भाई, फिर डेल्टा जीरो है। लेकिन अब देखो इस केस में ऑल दो डेल्टा जीरो है, इसका मतलब या तो फिर से इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो वही चाहिए ना, फॉर ईच पेयर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब डेल्टा जीरो है तो मुझे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए, नो सॉल्यूशंस मुझे पता ही नहीं करना है, आई वांट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अब डेल्टा जीरो है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो एक ही केस बनता है जो एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, राइट, क्योंकि अदरवाइज अगर ये ट्रेंगुलर प्रिज्म बना दिया, अगर ये प्रिज्म बना तो फिर नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ऐसा हो जाना चाहिए जो एक इक्वेशन जो है वो दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे, ठीक है, एक इक्वेशन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, तो चलो b1 + 7 b2 जो है वो 13 b3 आ जाना चाहिए, मतलब इक्वेशन वाइज भी, तो b1 + 7 b2, अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा b1 + 7 b2, तो 35 और 136 आ जाएगा, 13 b3 आना चाहिए, तो भाई ये तो एक्स कॉफिशिएंट ही नहीं मैच किया है, इसका मतलब ऑप्शन बी में हम इस एक प्लेन को दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख ही नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन बी तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन दे ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन बी नो नो सॉल्यूशन देगा। किसके लिए, तुम कोई भी b1 b2 b3 यहाँ से उठा लो, वो RHS अगर इस प्रोपोर्शन में है, RHS इज फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, तो LHS भी वही प्रिंसिपल होना चाहिए, को फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है,
इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर ईच बी, तो ऑप्शन बी वाला जो है वो भी गलत है। समझ रहे हो ना, ऑप्शन बी वाला जो है वो भी गलत हो गया, क्योंकि वो भी नो सॉल्यूशन का ही केस देगा, और ऑप्शन सी जो है वो नो सॉल्यूशन का केस देगा, क्योंकि तीनों प्लेन जो पैरेलल हो गया। तो यहाँ से फाइनल आंसर जो आपको देखने को मिला ए और डी हो गया। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें यूजुअली आप ऑप्शन सी में ट्रैप्ड हो जाओगे, आपको लगेगा जो ऑप्शन सी में लीनियर कॉम्बिनेशंस तो बन रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशंस कैसे बन रहे हैं, क्योंकि आप बी वन प्लस सेवन बी टू करोगे तो 13 बी दिखेगा। देखो बी वन प्लस सेवन बी टू, तो माइनस एक्स और 7 तो 14x, तो 13, फिर -28y और ये 2 करोगे तो -26, देखो -26, फिर तुम इसको करोगे 70 और ये तो -65 और यहाँ से तो आपको ऐसा लगेगा जो अगर मैं b1 प्लस 7 b2 13 b2 कर दूं, तब तो ये जो ऑप्शन सी है वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देना चाहिए, इसका मतलब वो ऐसा देना चाहिए। लेकिन वाई ऐसे देने के लिए तीनों का तीनों प्लेन क्या होना चाहिए, नॉर्मल्स जो है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लियरली वो नॉर्मल्स पैरेलल है। क्योंकि अगर नॉर्मल्स देखो, अगर नॉर्मल्स पैरेलल है तो डेफिनेटली तुम इस प्लेन को इस दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख ही सकते हो। इसको तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको -7 से और ऐड करोगे, तो डेफिनेटली एक प्लेन और जनरेट हो जाएगा जो उसके पैरेलल। करेक्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और मैंने चाहा जो आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करिए। देखो अब ये जो क्वेश्चन होने वाला है इसमें भी फिर तुम डेल्टा निकाल लो, 1 2 1 1 0 अल्फा 2 -3 बीटा। अब अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो डायरेक्टली तुम यूनिक सॉल्यूशन वाले पे पहुंच जाओगे। अब डेल्टा जीरो है तो फिर से वही केस, या तो दो प्लेन पैरेलल होंगे, ठीक है, या फिर इसके कॉपिशंस को देखो। तो अब देखो सबसे पहले क्या ये प्लेन इसके पैरेलल हो सकते हैं क्या, कभी नहीं, क्योंकि 1/1 2/0 हो ही नहीं सकता। फिर क्या ये इसके पैरेलल हो सकते हैं क्या, कभी नहीं, क्योंकि हाफ और 0/-3 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से तो मुझे पता चल गया जो अगर डेल्टा जीरो हो भी जाता है तो चलो डेल्टा कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो 1 टाइम्स ये कितना हो गया 0 एंड +3 अल्फा, और -2 टाइम्स बीटा -2 अल्फा, और +1 टाइम्स -3। तो मेरे पास डेल्टा का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 3 अल्फा -2 बीटा +4 अल्फा -3, विच इज 7 अल्फा -3 -2 बीटा, ये डेल्टा आ गया। अब मैं क्लियरली बोल सकता हूँ अगर मेरा डेल्टा नॉन जीरो है, इसका मतलब 7 अल्फा -3 अगर 2 बीटा के बराबर नहीं है तो मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, मेरे पास वो यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं जो 7 बीटा इज नॉट इक्वल टू 7 अल्फा -3/2, देन दिस विल बी यूनिक सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ गामा। गामा कुछ भी हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि अब तो मेरा प्लेन जो है वो यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही कर रहा है, दो प्लेन एक लाइन पे और तीसरा प्लेन उस लाइन को एक पॉइंट पे कर रहा है। तो ये बोल रहा है बीटा अगर इसके बराबर नहीं है, वेयर अल्फा इज 1 एंड गामा इज नॉट, देन सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बीटा अगर 7 अल्फा -3/2 के बराबर नहीं है, तो देखो बीटा किस में बराबर नहीं है, ऑप्शन आर में है, ऑप्शन एस में, ठीक। और बोल रहा है अल्फा 1 है, तो ठीक है भाई, अगर ये दोनों बराबर नहीं हो, बीटा उसके बराबर नहीं हो, तो फिर यूनिक सॉल्यूशंस, और गामा कुछ हो 28 हो 28 नहीं हो, इससे तो यूनिक सॉल्यूशन मेरे पास मिलने वाला ही है। तो ये आप समझ गए। हाँ अब मजेदार है जो जब डेल्टा जीरो होगा तब क्या होगा। अब देखो अब मजा आएगा, यहाँ पे डेल्टा जीरो होगा, इसका मतलब 7 अल्फा -3/2 जो है वो बीटा का वैल्यू आएगा। लेकिन अब इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं, क्योंकि ये तीनों प्लेन जो है वो आपस में पैरेलल हो ही नहीं सकते हैं। तो अब ये केस तो गया, जो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन जो है वो तो आ ही नहीं सकता है। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन सेम प्लेन के कारण नहीं आ सकता है। अब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएगा तो सिर्फ एक ही कारण है उसका, जो एक प्लेन दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए। और नो सॉल्यूशन भी ऐसा आ ही नहीं सकता है, क्योंकि दो प्लेन पैरेलल हो और तीसरा इंटरसेक्ट करने के कारण नो सॉल्यूशन आए। तो नो सॉल्यूशन का एक ही कारण है, तो तीनों प्रिज्म बना दे। तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का सिर्फ एक कॉज है और यहाँ पे नो सॉल्यूशन का एक कॉज है। तो अब बताओ इसको कैसे करेंगे। अब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो फिर से वही कर दो, इस प्लेन P3 को लिख दो लेमडा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ P2। तो वहां से एक कांस्टेंट आएगा,
क्योंकि एक्स वाई जेड में और ऑलरेडी एक रिलेशन दे रखा है तुमको, बीटा इज 7 अल्फा माइनस 3, और यहाँ से एक रिलेशन आएगा, उस दोनों को सॉल्व करो, वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन बना देगा। नो सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा बच्चों? नो सॉल्यूशंस के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए LHS जो होगा वो तो लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, मतलब हम बोल सकते हैं 1 to 1 लैम्डा टाइम्स, नो सॉल्यूशन के लिए मैं बता रहा हूँ, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 1 0 अल्फा, दिस शुड बी 2 minus 3 बीटा, बट 7 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 11 म्यू शुड नॉट बी गामा। मतलब हम क्या किया, LHS को तो हम प्रोपोर्शन में रख दिए लीनियर कॉम्बिनेशन में, RHS को रखे ही नहीं। वही तरीका है प्रिज्म लाने का। LHS को क्यों रख रहे हैं? क्योंकि तीनों नॉर्मल कोप्लेनर है, तो ऐसा तो एग्जिस्ट करेगा ये रिलेशन। जैसे ही तुम ये रिलेशन यहाँ से निकालोगे, क्योंकि यहाँ से एक लेमडा और म्यू आ जाएगा, ठीक है, उसको जैसे ही डालोगे इसमें, तो एक यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, वो बताएगा कौन आंसर कहाँ जा रहा है। तो आप इस तरीके से अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, जो कि कहीं पे यूट्यूब पे सॉल्व नहीं है, वो प्लेन के आइडिया से ना इसको नहीं सॉल्व करेंगे। हाँ, इसको एक और बेहतर तरीका है, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस, क्योंकि फास्टेस्ट सॉल्यूशन देने वाला है एनालिसिस करके। इसका एक और तरीका क्या है? इसका एक और तरीका है, पता है, गॉस एलिमिनेशन से। अब गॉस एलिमिनेशन कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्लास 8-9 टेक्निक है इसको सॉल्व करने का। उसमें आपको कॉफिशिएंट एक्स वाई हटा देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं ना, आप इक्वेशन को सॉल्व करो और फाइनली ले आओ समथिंग जेड इक्वल टू समथिंग, और यहाँ से अगर जेड का कॉफिशिएंट 0 है और ये भी 0 है, तो बोलेंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा ही, प्रोवाइडेड जो ऊपर में दो इक्वेशंस बचा है वो कंसिस्टेंट हो रहे हैं। अगर ये 0 है और ये 5 है तो नो सॉल्यूशंस होगा, और अगर ये नॉन जीरो होगा कॉफिशिएंट ऑफ जेड का, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो गॉस एलिमिनेशन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जिनको इस क्वेश्चन को गॉस एलिमिनेशन से करवाना है, आप चाहते हो जो हम उस तरीके से भी इस यूट्यूब पे लाएं, तो आप कम से कम 25 कमेंट कीजिए, मैं गॉस एलिमिनेशन से भी आपको जेईई एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो देखो ये प्रॉब्लम दोनों हमने कैसे आसानी से सॉल्व किए। अब तुम बोलोगे सर ये जो आप इतना डिस्कस किए, ये तो क्रेमर्स रूल से भी कर सकते हैं ना। अब ऑफ कोर्स आई एम गिविंग यू होमवर्क, आप इसको फील करके ये वाले क्वेश्चन ABC जो है उसको सॉल्व करो। और मैं इंटेंशनली आपको दिया हूँ किस केस में रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनेगा, और ये सिर्फ बनेगा, सिर्फ मतलब पेजेज ऑफ बुक हैविंग अ कॉमन क्रीज, इसको सिर्फ बोलते हैं, और यूनिक पॉइंट बनने वाला है। अब देखो अब क्या होगा ना, जैसे क्वेश्चन अब तुमको तो बहुत ही बेहतरीन दे देगा। मान लो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया PX, जैसे जेईई एडवांस 2025, 2026, 2027, देखो कभी ना कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा। तो PX प्लस QY प्लस 3Z इक्वल्स 3, ठीक, माइनस एक्स प्लस QY 2QY प्लस 3T इक्वल्स -1, एंड x प्लस PY प्लस PQ Z 3TZ है, ओके, इक्वल टू PQ। यहाँ पे दिस इज 3T। अब हो रहा है ऐसी इज अ सेट ऑफ P Q and T belongs to R3 such that this following system is inconsistent. Find the cardinality of set S, मतलब सेट S में जो है वो कितने मेंबर है, राइट। या फिर आपको ऐसा भी दिख रहा है, एक और T बना देगा, वो बोलेगा PQT belongs to N3 such that mod of P plus mod of Q plus mod of T is less than equal to 25. Then find number of element in T intersection S, where mod X denotes, double mod X denotes number of elements in set X. अब देखो, अब ये क्वेश्चन कोई बच्चा कैसे बनाएगा, अगर आपको ये देता हूँ, मैं चाहता हूँ आप इसको ट्राई करो, क्योंकि मैं इसको 20 सेकंड में बनाने वाला हूँ। और देखो एक बच्चा फिर से इनकंसिस्टेंसी के लिए पहले तो डेल्टा निकालेगा, क्योंकि पता है डेल्टा अगर नॉन जीरो होगा तब तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर वो कंसिस्टेंट आएगा, तो डेल्टा जीरो निकालेगा। अब इनकंसिस्टेंटी के लिए हो सकता है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों निकाले, और अगर ये तीनों जीरो हो जाए, ये कंडीशन डाले, तो यहाँ से भी इनकंसिस्टेंसी हो सकता है, नो सॉल्यूशन का ऑप्शन है। लेकिन अगर वो चाहे तो एटलीस्ट वन ऑफ देम को नॉन जीरो करे, तो वहां से भी नो सॉल्यूशन हो सकता है। अब सवाल है किसको नॉन जीरो करेगा, या तो तीनों को नॉन जीरो करो एक कंडीशन लगाओ, या फिर एग्जैक्टली वन डेल्टा 1 को करो, उस दोनों को जीरो करो।
तो ऐसे में तो बहुत सारे कंडीशंस आएंगे और आप हो जाएंगे टोटली कंफ्यूज। तो एक तो तरीका है जो आपको लग रहा होगा, जो ठीक है भाई इनकंसिस्टेंट है, तो कोई रिलेशन आएगा पी क्यू और टी में, ठीक, पी क्यू टी में एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन को हम वापस इसमें पहले काउंट करेंगे कौन कौन वैल्यू है, जैसे P1 Q2 और T, ये सेटिस्फाई करेगा नेचुरल नंबर्स के लिए, मॉड का तो कोई यूज नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर है। और फिर हम देखेंगे उस रिलेशन को कितने पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो? देखो, इसीलिए ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस इक्वेशन में मैं x को 0, y को 0 और z को 1 रख दूं तो ये तो पक्का सॉल्यूशन है, क्योंकि देखो x0 y0 z1 पहले को सेटिस्फाई करेगा, x0 y0 z1 दूसरे को सेटिस्फाई करेगा, x0 y0 z1 pq pq तीसरे को सेटिस्फाई करेगा। अब ये तो पक्का हो गया, ये जैसा भी तीनों प्लेन है ये एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है, तो ये तीन प्लेन जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही रहा है, वो पॉइंट है 0 0 1। तो या तो ये हो सकता है तीनों का तीनों प्लेन इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देने वाला है, या फिर हो सकता है वो तीनों का तीनों प्लेन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन देने वाला है, क्योंकि एक पॉइंट पे आ ही रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता जो वो नो नो सॉल्यूशन हो, मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो गारंटीड है बाय द वेरी डिजाइन ऑफ प्रॉब्लम। इसीलिए क्या कभी सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा? कभी नहीं होगा। तो अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा ही नहीं तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? कॉमन 0 हो जाएगा। अब देखो ये है जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑब्जर्वेशंस के बल पे वो सिस्टम्स को आपके सामने रख देगा, ठीक है। आई होप ये लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद है ऐसा लेक्चर्स आपको जल्दी नहीं मिलता है। तो अगर आप इस टाइप के लेक्चर्स और चैप्टर्स में लाना चाहते हैं, क्योंकि देखो पूरे मैथ्स में लगभग 30-40 टॉपिक ही हैं जिस बकेट से क्वेश्चन पूछेगा, और अगर वो बकेट आपका पूरा कंसेप्चुअली क्लियर है ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। तो हम चाहते हैं अब आप प्रीवियस ईयर में जाओ और हर एक क्वेश्चन पे ये एल्गोरिदम लगा के देखो, आप बहुत ही मजा से हर एक क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। So if you are liking and enjoying this channel, please do like and subscribe so that I can be motivated to bring more such quality content to you. Thank you. Have a good day.